हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल सेल क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। आज आपको बताएंगे कि सेल के वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है। उससे पहले और चीजें जान लें थोड़ी सी। इस सेल का प्रतीक हमने इस प्रकार से बताया था। इसी सेल को यदि हमें प्रदर्शित करना है, इस सेल को इस प्रकार से दर्शाया था। ये इसका विद्युत वाहक बल E हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R। और केवल ही हम अकेले सेल को ऐसे दर्शाना चाहें, इसका आंतरिक प्रतिरोध यदि नगण्य है तो सेल को ऐसे दर्शाया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल E इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य हो, बहुत कम हो, तो इसको छोड़ा जा सकता है। इसके बाद यदि हमारे पास दो सेल इस प्रकार से जोड़ दिए जाए, ध्यान देना कभी तुम्हारे काम भी आएगा। पहला सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। ठीक, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 हो, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 हो। अब अगर आपसे कहा जाए कुल विद्युत वाहक बल बताओ, तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 प्लस, ठीक है, क्योंकि दोनों सेलों से धाराएं जो निकलेगी उस डायरेक्शन में है। धन टर्मिनल से धारा निकलेगी, ऋण टर्मिनल की हो जाएगी, तो ये दोनों सेल एक दूसरे के सहायक सेल, इसीलिए कुल विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 होगा। यदि हमारे पास दो सेल इस प्रकार से दिए हैं, जुड़े इस प्रकार से, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2। अब यहाँ पर ये पूछा जाए नेट विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो आप विद्युत वाहक बल होगा E1 माइनस, लेकिन ध्यान रखना E1 ज्यादा हो E2 कम, तो E1 से E2 माइनस कर देंगे। और यदि आपकी E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है, तो आप क्या करेंगे, E2 से E1 को माइनस करेंगे, तो कुल विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ये सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। जब सेल एक दूसरे के विरोधी हो तो विद्युत वाहक बल अंतर कर दो, और जब सेल एक दूसरे के सहायक हो तो कुल विद्युत वाहक बल जोड़ के निकाला जा सकता है। तो बात नहीं, आपको कभी काम आएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए कल हमने विद्युत वाहक बल का सूत्र बताया था, E और W अपान Q, ठीक है। E इक्वल टू W अपान Q में W क्या है, आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित दौड़ाने में किया गया कार्य, और RQ आवेश। कभी आपके क्वेश्चन जब हम करने को आएंगे तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई परिपथ है, ठीक, जिसमें कोई सेल लगा हुआ है और उस परिपथ में कहा जाए 2 एम्पीयर की धारा है, ठीक, और 2 एम्पीयर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है। इसी परिपथ में 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हुआ और कितने मिनट तक हुआ, 4 मिनट, ठीक है। 2 एम्पीयर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि हमें जो है 1440 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक, 1440 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमसे कहा गया सेल का विद्युत वाहक बल बताओ। इसी परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होने पर सेल द्वारा 1440 जूल कार्य करना पड़ता है। सेल का विद्युत वाहक बल बताओ। तो आप जानते हैं फार्मूला W अपान Q होगा। W तो कार्य हो गया, लेकिन Q की जगह ऐसी कंडीशन में आप I की रखेंगे, ठीक, और ऊपर W, तो आप हल कर सकते हैं 1440 ऊपर रख देंगे और I का मान क्या है, 2 एम्पीयर, टाइम T बराबर 4 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे 7 से 9 मिनट, तो 4 गुणे ये कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। 0 से 0 काट सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 144, और कितना आ जाएगा 4 गुना 8, 848, 3 बार कट जाएगा, 3 मिनट, ठीक। तो इस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक बल कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि तुम्हें सेल छोड़कर अगर कार्य किया जाता, रही बात होती, तो वो टर्मिनल विभवांतर ज्ञात हो जाता। इसके बाद आप जानेंगे कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है, ठीक। जो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या रिलेशन आएगा, ध्यान दीजिए। हेडिंग आपकी होगी आज वैद्युत वाहक बल मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तथा टर्मिनल PD टर्मिनल विभवांतर
टर्मिनल विभवांतर में संबंध। देखिए ध्यान देना, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और इसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r, ठीक। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है स्मॉल r है। और इस सेल को हमने क्या किया, एक बाहरी परिपथ से जोड़ा, कोई बाहरी प्रतिरोध R से, कोई हमारे पास बाहरी प्रतिरोध है R से, इसको जोड़, ठीक, बाहरी प्रतिरोध R है। और आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ के सिरे का विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर लगा सकते हैं, धारा नापने के लिए मीटर भी लगा सकते हैं। ऐसा किया ना हमने, तो इस परिपथ में I धारा प्रवाहित है, इसमें I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमें याद करना है, E तो हमने लिख दिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ जो टर्मिनल विभवांतर लिखते हैं। तो देखो आपने क्या पढ़ा था कि किसी आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक, और आवेश के मान का अनुपात या एकांक लगा दो पहले से, तो कार्य को भी लिख सकते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर जो स्थापित होगा वो इसके सिरों पर स्थापित होगा। भाई यही तो जुड़ा है परिपथ में, ये पूरा वायर जुड़ा है, पूरे वायर का प्रतिरोध है, तो जो विभवांतर स्थापित होगा टर्मिनल विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों पर। और मान लीजिए हमने विभवांतर मापने के लिए इसमें वोल्टमीटर लगाया या यहाँ का विभवांतर, यही आपका टर्मिनल विभवांतर। बाहर परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होगा सेल के भीतर का छोड़, बाहरी परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो टर्मिनल। इनमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि जैसे Q आवेश है, ठीक, Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कार्य निकालना, फिर Q आवेश को प्रतिरोध R में प्रवाहित करने में कार्य निकालना, और फिर आवेश Q को स्मॉल r प्रतिरोध में प्रवाहित करने में कार्य निकालना। तो इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य और इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, कुल कार्यों का और टोटल कार्य के बराबर कर, तो कुछ तो संबंध निकली है, ठीक। देखते हैं क्या संबंध आता है। या एक और तरीका है कि आप परिपथ का पूरा प्रतिरोध निकालो, परिपथ का करंट पहले निकालो उनके नीचे। देखो जब सेल का विद्युत वाहक बल E है और पूरे परिपथ का प्रतिरोध R है, पूरे परिपथ का ये सब पूरा R है, तो ओम का नियम लगता है E बराबर I R, ठीक। और जब किसी प्रतिरोध का R प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर भी धारा I फ्लो कर रही है, तो V बराबर I R पूरे के लिए E बराबर I R। जैसे यहाँ के लिए अगर हम लगाएं E बराबर I R कब लगेगा, E बराबर I और R जो होगा ये टोटल प्रतिरोध होगा, ठीक। तो निकालते हैं, देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए क्या है। परिपथ का कुल प्रतिरोध आएगा R प्लस, क्यों ये R ये स्मॉल r श्रेणी क्रम में है, दोनों जुड़ जाएंगे, R प्लस R हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल E है, कुल विद्युत वाहक बल T, तो परिपथ में धारा निकाल लें। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर, बताइए I बराबर क्या आएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल बल बटे कुल प्रतिरोध। बताइए कुल वैद्युत वाहक बल E है, अब ये नहीं कि दो B जोड़ दें, E तो टोटल है ही, पूरे परिपथ पर E ही है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, E अपान में क्या आएगा कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध आपका कितना R प्लस R। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, जैसे कहा जाए 2 वोल्ट का सेल है, 4 ओम बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा है और परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ,
तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। आगे बढ़ते हैं, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर आया, लेकिन हमें संबंध निकालना है ई और बी। तो क्या करें, ई और बी में संबंध निकलना है। तो देखिए यहां से क्या आएगा, ई बराबर आई आर प्लस आर, या ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आई आर। आप ध्यान देना, जो आई आर है, आई आर देखो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, कुल विद्युत भाग बल ई हो गया और टर्मिनल विभवांतर यहीं पर लिखे दे रहे हैं। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर जो होता है होगा वो आपका बी या बी थी आई आर के इक्वल होगा, बाहर रेखा का विभवांतर। तो यहाँ पर आई डाला जा रही है, आर प्रतिरोध है, तो बी बराबर आई आर टर्मिनल। तो जहां पे आई आर दिख रहा है वहां पर बी रख सकते हैं आप। ई बराबर क्या आ जाएगा, बी प्लस आई। देखो बात सब कुछ वही है, ई क्या है कुल विद्युत भार, बी क्या है प्रतिरोधार का विभवांतर, और आई आर क्या है स्मॉल आर पर विभवांतर, है कि नहीं भाई। स्मॉल आर पर कितना विभवांतर होगा, जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट का सेल है, 9 वोल्ट का यहाँ विभवांतर आया, 1 वोल्ट का यहाँ आएगा, 1 वोल्ट सेल भी ले जाएगा, विभव मतन जिसको बोले, तो 9 वोल्ट का यहाँ पर आएगा। इसका मतलब इस समीकरण ये बता रही है कि जो जब हम सेल से धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, सेल से धारा निर्गत हो रही होती है, तो उस समय जो टर्मिनल विभवांतर होता है विद्युत भाग से कम रहता है, तभी तो आई आर जोड़ के ही प्राप्त हो। या इसको आप लिख सकते हैं बी बराबर ई माइनस आई, बी बराबर ई माइनस आई। बी क्या है टर्मिनल विभवांतर, ई क्या है विद्युत भाग बल संबंध निकला है, आई धारा है और आर सेल का आंतरिक, ठीक। बी बराबर ई माइनस आई है, आप देख सकते हैं जब हमने ई से आई आर को माइनस किया है तब बी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल से धारा निकल रही होती है उस समय सेल का जो विद्युत भाग बल होता है टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होता है, या कह सकते हैं टर्मिनल विभवांतर विद्युत भाग बल से कम होता है। कौन सी कंडीशन है, सेल से धारा लेते समय, अर्थात जब हम सेल को निरावेशित करते हैं, तो ये इक्वेशन है सेल के निरावेशन, ठीक। जब सेल हमारा निरावेशित हो रहा होता है, ठीक, निरावेशन लिखते हैं, जब सेल से धारा प्राप्त हो रही होगी, निकाली जा रही है, कर रही है धारा से निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें से, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय समीकरण है बी बराबर ई माइनस आई आर। ऐसी कंडीशन में बी लेस देन क्या है ई, ठीक। लेकिन यदि सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, देखो सेल जब सेल से धारा निकल रही है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हो तो सेल में धारा जाएगी, ठीक। यदि सेल को हम चार्ज कर रहे हो, देखिए ध्यान देना, आप ये सब नोट कर लेना, इधर लिख रहे हैं कि चार्जिंग के समय क्या होगा, जैसे जब सेल को आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, तो उस समय देखो आपने अभी जो फिगर बनाया था उसमें आपके करंट किधर आई थी, बाहर निकली। चार्जिंग के समय करंट ऐसे जाएगा, होगी कि नहीं, जिस समय सेल किसी बायस से चार्ज हो रहा होगा उस समय करंट जो है इसमें ऐसे जाएगा। तो उस समय जो इक्वेशन आएगी, धारा की दिशा पलट गई, पहले बी बराबर ई माइनस आई रहता, अब धारा की दिशा पलट गई, आई की जगह माइनस आई रखा जा सकता है, तो क्या आ जाएगा बी बराबर ई प्लस आई, ठीक। ये कब की समीकरण है बोलो, ये समीकरण है आवेशन, ठीक, चार्जिंग, जब हम सेल को चार्ज करते हैं, और निरावेशन के समय डिस्चार्जिंग की स्थिति में
समीकरण आपका V और E माइनस आई है, चार्जिंग की स्थिति में समीकरण है V और E माइनस E प्लस आई। ऐसी कंडीशन में ध्यान देना V इज ग्रेटर देन E, V का मान ज्यादा है इससे, क्योंकि जब हमने E में आई आर जोड़ा तो V प्राप्त हुआ। देखो तभी तो हो ही पाएगा, नहीं तो चार्ज कैसे होगा। जब हम कोई बाहरी स्रोत लगाएंगे तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत भार बल से सेल से ज्यादा होगा तभी तो चार्ज होगा, और अगर वही कम होगा तो सेल की धारा उसमें जाने लगेगी तो उल्टा हो जाएगा। तो चार्जिंग के समय ऐसा है, ठीक, और डिस्चार्जिंग के समय इस कंडीशन में रहेगा। तो ये तो हो गया विद्युत भार बल टर्मिनल विभवांतर में। सब लोग थोड़ा और जानते हैं, जैसे सूत्र को हम कई रूपों में निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पर हम डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, वो सूत्र ले आएंगे। ठीक, लिखे ले रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। बताओ, आपने समीकरण अभी पढ़ ली है, V इक्वल टू E माइनस आई। वही समीकरण आपके पास है V इक्वल टू E माइनस आई आर। हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आई आर को इधर ले आए तो आई आर इक्वल टू आ जाएगा E माइनस बी। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें याद करना है स्मॉल r की वैल्यू। तो r के स्थान पे आप रख सकते हैं E माइनस बी, अपार्ट में ये क्या आ जाएगा I। ठीक है, E माइनस बी अपार्ट में I आ जाएगा। ठीक है, देखिए R इक्वल टू आएगा E माइनस बी अपार्ट में I। देखिए अब हम क्या करेंगे, I हटाना है यहाँ से। तो अभी आपने पढ़ा था टर्मिनल विभवांतर के लिए V बराबर I है। ठीक, I इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा V अपान R। तो जहां पे I है वहां पे रख देंगे V अपान R, तो स्मॉल r हो जाएगा E माइनस बी अपान में V अपान R इक्वल टू E माइनस बी अपान P, और इनटू में क्या लिखा जा सकता है R, अलग अलग काम दे दें तो आ जाएगा E अपान V माइनस V अपान P करेंगे 1 हो जाएगा इंटू 1। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला हो जाएगा E अपान V माइनस 1 इंटू कैपिटल। तो आप आंतरिक प्रतिरोध भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा जाए एक सेल का विद्युत भार बल दिया जाए, ठीक, टर्मिनल विभवांतर दिया जाए और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध दिया जाए। जो कैपिटल आर इसमें है ये बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, हमें बाह्य परिपथ का प्रतिरोध दे दिया जाए तो हम बहुत ही आसानी से आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस तो है ही, कहीं E ज्यादा है कहीं B ज्यादा है, तो डिफरेंस तो कुछ तो है ही। तो एक डिफरेंस तो आपकी परिभाषा में छुपा है। ठीक, डिफाइन करते समय हमने एक डिफरेंस इसमें बताया है कि जब हम एकांक आवेश को सेल सहित समकोण परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो सेल का वैद्युत वाहक बल है। ठीक, और जब हम एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर। ठीक, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ईएमएफ तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर तो पहला अंतर हम नहीं बताना, पहला डिफाइन करते हैं। ठीक, देखिए अंतर आपने इक्वेशन पढ़ी है V बराबर E माइनस आई है। ठीक, V बराबर E माइनस आई है कब की, जब सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। ठीक, तो जब सेल से धारा ली जा रही है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है या टर्मिनल विभवांतर है विद्युत वाहक बल से कम होता है। जब सेल से धारा ली जाती है तो
सेल का टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल से ईएमएफ से, सेल का टर्मिनल विभवांतर ईएमएफ से कम होता है। समीकरण आपकी क्या थी? B बराबर E माइनस आई। आप देख सकते हैं कि ये समीकरण तब है जब सेल से धारा निकल गई। इस कंडीशन में B लेस देन क्या है? E। ठीक, जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या है? क्या बनता है? नंबर 2, जब सेल आवेशित होता है, मतलब जब सेल धारा लेता है, ठीक, यहाँ पर धारा हमने बाहर निकाली, प्राप्त की है। जब सेल आवेशित होता है, यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है जब सेल इतने स्थान, जब सेल यहाँ पे लिख सकते हैं निरावेशित होता है, ये भी लिख सकते हैं निरावेशित होता है। ठीक, जब सेल से धारा ली जाती है या सेल निरावेशित होता है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल से कम होता है। और जब सेल आवेशित होता है, आवेशित होता है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर ईएमएफ से अधिक होता है। अभी आपने बताया, इसमें हमने समीकरण से बताया अधिक होता है ना। इक्वेशन क्या है बताइए? जब सेल आवेशित होता है तो इक्वेशन है B बराबर E प्लस आई है। इस कंडीशन में B इज ग्रेटर देन क्या है? ठीक, तो दूसरा तो डिफरेंस यही हो गया। तीसरे पर पहुंचते हैं, थर्ड, अगर हम सेल से धारा ना प्राप्त करें, ठीक, यदि सेल से धारा ना ली जाए, यदि सेल से धारा ना ली जाए तो क्या होगा? यदि सेल से धारा ना ली जाए तो आई बराबर 0 रख सकते हैं। तो आई बराबर 0। यदि सेल से धारा ना ली जाए तो करंट आई का मान 0 हो गया। इक्वेशन क्या है? B बराबर E माइनस आई है, सेल के निरावेशन की। B बराबर E माइनस आई का मान 0 रख दे तो B बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, यदि सेल से धारा ना ली जाए तो सेल का वैद्युत वाहक बल या सेल का टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, यदि सेल से धारा ना ली जाए तो टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये क्लोज बात है। ठीक, और जब सेल से धारा नहीं ले रहे होते हैं तो कहा जाता है सेल खुले परिपथ में, खुले परिपथ पर। ठीक, जब हम सेल से धारा कोई नहीं प्राप्त करते हैं, कोई धारा नहीं लेते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि सेल हमारा खुले परिपथ पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जब सेल से धारा न ली जाए अर्थात सेल खुले परिपथ में। क्वेश्चनों में कहता है कि खुले परिपथ में एक सेल का टर्मिनल विभवांतर इतना है तो विद्युत वाहक बल, खुले परिपथ में टर्मिनल विभवांतर ही विद्युत वाहक बल है। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात यदि सेल से धारा ना ली जाए, या ऐसे लिखो, यदि सेल से धारा ना ली जाए अर्थात सेल खुले परिपथ पर, सेल खुले परिपथ पर हो तो टर्मिनल विभवांतर ईएमएफ के बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होता। ठीक है, यदि सेल से धारा ना ली जाए तो खास सेल खुले परिपथ पर हो तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो ईएमएफ के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये आप थर्ड अंतर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कई बातें जान ली कि कब इससे कम होगा, कब ज्यादा होगा और कब बराबर होगा। अच्छा,
चलो अन्य बात सेल के बारे में बताते हैं कि क्वेश्चनों में कभी कभी कहता है कि सेल को लघुपथित कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि एक सेल को लघुपथित कर दिया, कितना करंट फ्लो करेगा, सेल से कितना करंट प्राप्त होगा। देखो, जब सेल को हम लघुपथित कर देते हैं तो जो हमारा बाहरी परिपथ होता है उसका रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमने इसको बाह्य परिपथ से जोड़ा हुआ है, ठीक, आर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में V = E - IR होता है। ठीक, लेकिन यदि सेल को लघुपथित कर दें तो कैपिटल आर का मान 0 हो जाए। देखो यहां पर लिख रहे हैं, नोट भी कर लेना ये, यदि सेल को लघुपथित कर दे, लघुपथित कर दे तो क्या होगा, तो देखो टर्मिनल को अंदर 0 हो जाएगा। वैसे तो आर को हम 0 मानेंगे, ठीक, इसलिए आपने V पढ़ा, V बराबर IR था, टर्मिनल अंदर V = I का प्रतिरोध, I का मान, I तो है कुछ ना कुछ, R का मान 0, तो V तो 0 हो गया। और अगर V 0 हो गया तो इस समीकरण में V 0 रखेंगे, E - I आएगा, यहां से क्या निकल आएगा, I बराबर E या I बराबर E/। वैसे आपके पास फार्मूला क्या था I का, I बराबर था E/R+R, लेकिन अब फार्मूला क्या किया गया, E/R, बायपरिपथ का प्रतिरोध 0 हो गया। तो जब प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध तो नहीं घट सकता है। जैसे सेल हमने लगाया तो इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं घटेगा, ये तुमने 0 कर दिया तो ये प्रतिरोध खत्म हो गया, और जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बिल्कुल ही प्रतिरोध बाहर वाला समाप्त हो गया, तो न्यूनतम प्रतिरोध बचा परिपथ में, और जब न्यूनतम प्रतिरोध बचेगा तो धारा अधिकतम हो जाएगी। तो ये I जो है, करंट जो है हमारा अधिकतम। अब आपको बताएं कि क्वेश्चन जैसे कुछ पूछा गया कि 2.4 वोल्ट विद्युत वाहक एक बल का और 0.4 ओम आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल है, सेल से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये हो कि 2.4 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, सेल से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं, I बराबर E पाना, क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम धारा अधिकतम, बस ये लगा देना I = E पाना, कंफ्यूजन नहीं हो लाने का। क्या है, E का मान दिया है, R का मान दिया है, धारा पूछ रहे हैं, मैक्सिमम करंट I = E पाना 2.4/0.2, ठीक, कितना आ जाएगा, पॉइंट डाल दिया, 424 एम्पीयर। अधिकतम धारा जब सेल से पूछी जाए तो आप निकालेंगे I = E/, ठीक। हो सकता है जो पढ़े बिल्कुल पढ़ जाएगी, लघुपथित ये भी पूछ लिया जाता है, लघुपथित कर देते हैं, तब भी आपको इस धारा के लिए ये फार्मूला I = E/R। अब देखिए, इन पर आधारित आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो बड़ी आसानी से आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, बस I = E/R+R मालूम होना चाहिए, V = E - IR मालूम होना चाहिए, V = E+IR बहुत कम जरूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चनों में आवश्यकता पड़ेगी और हो सकता है ना भी पड़ेगी, ठीक। और एक आध क्वेश्चन में अगर आ जाए जहां पर देख लेना सेल चार्ज हो रहा हो, वहां पर आप V बराबर E+IR लगा देना, विभवांतर निकल आएगा, ठीक। और सेल यदि डिस्चार्ज हो रहा हो तो आपका होता है V बराबर E - IR। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, आपको कैसे हल करने हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन हल करते समय सबसे पहले पहचानना है क्वेश्चन में है क्या, ठीक, और फिर देख लो आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, जो फाइंड कर रहा है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, एक सेल है हमारे पास, एक सेल से 0.5 एम्पीयर की धारा ली, ठीक, एक सेल से 0.5 एम्पीयर की धारा ली तो उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट है। जब हम करंट 0.5 एम्पीयर की प्राप्त करते हैं तो टर्मिनल विभवांतर हो जाता है 1.6 वोल्ट।
और जब हम करंट ज्यादा प्राप्त करते हैं 1 एम्पीयर की करंट प्राप्त करते हैं, ठीक, तो इसका टर्मिनल रूपांतर जो है वो आपका हो जाता है 1.8 वोल्ट। ठीक, कितनी फिर से ध्यान देना, 0.5 एम्पीयर की धारा प्राप्त करते हैं तो टर्मिनल रूपांतर 1.6 वोल्ट है। 1 एम्पीयर की धारा प्राप्त करते हैं तो टर्मिनल रूपांतर इसका जो है 1.8 वोल्ट हो जाता है। लेकिन देख लेते हैं धारा बढ़ाने पर टर्मिनल रूपांतर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, मुझे लगता है बढ़ ही जाएगा V और IR से देखें, और लेकिन V बराबर की माइनस IR से अगर देखें तो धारा बढ़ाने पर ये घट जाएगा, तो भाई 0.8 वोल्ट रहेगा। ठीक, 0.8 वोल्ट रह जाता है। तो हमसे कह रहा है कि भाई दोनों कंडीशन R बताओ, मतलब इन कंडीशन को देखो, R बताओ, स्मॉल r ई बताओ। ये पहली शर्त में धारा I1 है, विभवांतर V1। ये दूसरी शर्त में धारा I2 है, विभवांतर क्या है V2। तो कह रहा है सेल का वैद्युत भाग पर टर्मिनल विभवांतर बताओ। अच्छा, टर्मिनल विभवांतर वो वैद्युत भाग पर आंतरिक है, तुम धारा बढ़ाओ घटाओ वो बात निर्भर करेगी बाहर का प्रतिरोध कैसा है, उससे धारा घटेगी बढ़ेगी। R ई आर कांस्टेंट रहेंगे। आपने इक्वेशन क्या पढ़ी, V = E - I। अब बात करें V1 = I1, क्या E1 आएगा? नहीं ना, R1 आएगा, ये तो कांस्टेंट होने से उसके लिए तो V1 हो जाएगा E - I1 R1। क्या आएगा V1 का 1.6, E नहीं मालूम, I1 का मान 0.5, स्मॉल r का मान नहीं, छोड़ दी समीकरण। ठीक, फिर क्या करें, अगली बार में क्वेश्चन आप V2 पर लगा सकते हैं, तो E2 - I2 R2 है, नहीं E - I2 है। ठीक, E माइनस क्या निकल आएगा I2। V2 = E - I2 R। अब ध्यान दीजिए कि V2 का मान कितना दिया है 0.8, E का मान फिर से नहीं पता, I2 का मान 1 R। ठीक है, 1 × R या केवल R लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन है बहुत आसानी से हल हो सकती है। क्या कर देते हैं, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लो और इसको जोड़ घटा दो, हल हो जाएगा। इससे इसको घटा दो, ठीक, लेकिन इससे इसको घटाओगे तो आपका घट हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 से 1 को माइनस कर दो, 2 - 1 से तो 0.8 से 1.6 घट जाएगा, तो माइनस का 0.8 घट जाएगा, E से T घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और बचा क्या आपके पास, ये माइनस R है या R है, और ये 0.5 R। इससे इसको घटाएंगे क्या बचेगा, ये आपका क्या है -R। ठीक, और ये माइनस का 0.5 R है और घटा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 0.5 R बचेगा। ठीक, तो माइनस का क्या बचेगा 0.5 R। क्या करते हैं इसको, R = ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.8 / 0.5, पॉइंट को हटा दिया। ठीक, कितना आ जाएगा 5 × 5 1.6। ठीक, अब इस R का मान चाहे जिस इक्वेशन में रख लो, आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख लो तब B का मान निकल आएगा, चाहो तो इस वाली इक्वेशन में रख लो तब B का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि सेलों का संयोजन कैसे होता है, किस प्रकार सेलों को हम 2 सेलों को 3 सेलों को 4 सेलों को जोड़ सकते हैं। ठीक है।